बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई पूरे सिंध के बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को अब ये मालूमात देना ज़रूरी है कि जनाब एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन डेट का ऐलान कर दिया है। एडमिशन से रिलेटेड डिटेल शेयर हो चुकी हैं, वेबसाइट पर आपको ये नज़र आ रही हैं। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर ज़रा तफसील से बात करेंगे, क्योंकि एनईडी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है कि जिसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, और माशाल्लाह से इसका एलुमनाई बहुत वास्ट है। और एनईडी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहां पर आप अपनी कम फीस देकर भी बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के साथ अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जनाब जो है वो चंद साल पहले बनी हो, बल्कि इस यूनिवर्सिटी का जो एक हिस्ट्री है इस यूनिवर्सिटी की, वो भी बहुत बड़ी शानदार है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। इवन हमारे पेरेंट्स ने और उन पेरेंट्स ने माशाल्लाह से इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा और फाइनली वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो अब हमारी जनरेशन और उसके बाद वाली जनरेशन का फेज़ आ गया भाई। तो काफ़ी जनरेशंस माशाल्लाह से इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर और पाकिस्तान के नाम को सर्व कर रही हैं पूरी दुनिया में। ठीक है जी। अब आ जाइए जरा हम बात करते हैं कि इसमें एडमिशन का क्या सिलसिला है। भाई सबसे पहले तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ जो रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा वो होगा 7 अप्रैल 2025 से। तो सबसे पहले तो बात आपके जहन में ये रहनी चाहिए, ठीक है, 7 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। सवाल पैदा होता है सर हम रजिस्ट्रेशन कब करवाएं, अभी फौरी तौर पर करवा लें, 7 अप्रैल आए और शुरू हो जाए? नहीं, ये बात भी, इस बारे में भी डिटेल भी मैं आपसे दूंगा, शेयर करूंगा। मगर फिलहाल अब ये समझें कि जनाब 7 अप्रैल आपकी स्टार्ट वाली तारीख है, शुरू की तारीख है, कि जहां से फिर इंशाल्लाह आपके एडमिशन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन का आगाज होने जा रहा है। ठीक है जी। आपको कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, जरा एक जायजा इसका भी ले लीजिए जनाब। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में बायोमेडिकल है, केमिकल है, सिविल है। अच्छा, सिविल स्पेशलाइजेशन विद कंस्ट्रक्शन, स्पेशलाइजेशन विद अर्बन। ठीक है जी, ये दोनों का डिफरेंस है। कंप्यूटर सिस्टम है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, फूड है, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरर्स है, मटेरियल्स है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन विद ऑटोमेशन। ठीक है जनाब, एयू के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। मेटलर्जिकल, सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम, पॉलीमर, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्सटाइल। तो जनाब ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बेसिस पे ऑफर किए जाते हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है भाई। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, बिल्कुल ये भी है। बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम्स, क्या प्रोग्राम्स है आपके पास साइंस से रिलेटेड? कंप्यूटेशनल फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग एंड एनिमेशन। यानी वो चीजें जिसपे आप लोग ना नजरें जमाए बैठे हैं, आप लोग सोच के बैठे भाई हमें तो इसमें एडमिशन हासिल करना है। तो जनाब आप देख सकते हैं कि साइंस प्रोग्राम्स में इसको कंसीडर किया जाता है। डेवलपमेंट साइंसेज, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है, केमिस्ट्री है, मैनेजमेंट साइंसेज है, फिजिक्स है, टेक्सटाइल साइंसेज है। ठीक है जी, ये आपके साइंस प्रोग्राम्स में शामिल डिटेल्स हैं। अच्छा, उसके बाद बैचलर प्रोग्राम्स है, TIEST जनाब थर इंस्टीट्यूट है। थर में ये जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया है, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वहां पे कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम जो है वो ऑफर किया जा रहा है। जरा आइए कुछ और नुमाया बातों पर भी चीजें जरा नजर डालते हैं। कह रहे हैं जनाब एनईडी यूनिवर्सिटी विल ऑफर scholarship to high achievers in respective HSC Part 1 और equivalent examination and pre-admission entry test। जनाब वो कह रहे हैं आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। किस बुनियाद पे मिलेगी? अगर आपने अपने बोर्ड की टॉप पोजीशन में नाम बना लिया है, टॉप पोजीशन होल्डर्स में आप मौजूद हैं, तो आपको एनईडी स्कॉलरशिप देने लगी है। इसी के साथ साथ अगर आपने इस टेस्ट में, जो कि आपका प्री एडमिशन टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है, उसमें आपने टॉप स्कोरर बन गए हैं, उसमें आपकी पोजीशन है, तो जनाब आपको मिलेगी इसमें स्कॉलरशिप। तो अपना दिमाग आप बना लीजिए कि आपको एनईडी यूनिवर्सिटी में बगैर किसी चार्ज पे किए पढ़ना है, बगैर किसी चार्जेस के पढ़ना है, तो भाई फिर आपने स्कॉलरशिप हासिल करनी है। और स्कॉलरशिप हासिल करने के दो रास्ते यहां पर बताए जा रहे हैं। पहला ये कि जनाब आपने अपने बोर्ड के एग्जाम्स में पोजीशन हासिल की हो, ठीक है जी, जबरदस्त। अब फर्स्ट ईयर में कोई पोजीशन होल्डर है तो उसके लिए तो पहले ही एनईडी फ्री हो गई, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने टेस्ट में बहुत अच्छे स्कोर किया है, टॉप पोजीशन उसने बनाई है अपने स्कोर में, तो भाई वो भी वहां की स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है। आइए आगे चलते हैं, जो कि और ज्यादा अहम बात है, और ज्यादा अहम बात है। कहने जनाब 164 सेल्फ फाइनेंस सीट्स रिजर्व्ड इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन नेशन वाइड। Seats for religious minorities are also reserved on all Pakistan basis। अच्छा जनाब, to be allocated after second year on merit। ठीक है, ये एक मालूमात है जिसका उन्होंने जिक्र किया यहाँ पर। 164 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। सेल्फ फाइनेंस सीट्स क्या होता है सब समझाएंगे, सब बताएंगे। वैसे तो मैं सेल्फ फाइनेंस सीट्स के बारे में अपनी लास्ट वीडियोस में ये बात कह चुका हूं, मगर फिर भी अभी इंशाल्लाह सीट डिस्ट्रीब्यूशन को मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने लगा हूं। उसके साथ साथ
जो तब्दीलियां आई हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, मैं उस पर भी आपसे अभी जरूर डिटेल में बात करूंगा। तो जब हम इंशाल्लाह अभी डिटेल में जाएंगे एडमिशन की सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, तो वहां हम जरूर ये भी बताएंगे भाई सेल्फ फाइनेंस है क्या। ठीक है, फिलहाल यहां पर एड में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो क्या, 164 सेल्फ फाइनेंस सीट्स रिजर्व्ड इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन नेशन वाइड। ठीक है जी, 164 सीट्स रिजर्व की गई हैं नेशन वाइड, यानी पूरे मुल्क के बच्चे इस पर अपना टेस्ट देकर एडमिशन हासिल कर सकते हैं। सीट्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड हैं, ठीक है, एलोकेटेड हैं। चलिए जी चलते हैं आगे। ये तो एक छोटा सा ऐड हो गया। रजिस्ट्रेशन का आगाज आपके सामने है कि जनाब 7 अप्रैल से होगा। तो सर सवाल है ये है कि सर रजिस्ट्रेशन हमें कब करवानी चाहिए? 7 अप्रैल तारीख हमारे दिमाग में बैठ गई है, सही है, रजिस्ट्रेशन कब करना? देखिए रजिस्ट्रेशन हमेशा बच्चों को मैं समझाता हूं कि भाई रजिस्ट्रेशन आपकी जब डेट अनाउंस होगी रजिस्ट्रेशन की 7 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन का आगाज हो जाएगा। तो भाई आपको 7 अप्रैल को अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है, कुछ रोज बाद, कुछ दिन बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन अपने टेस्ट की करवा लेनी है। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि जो आपके लिए डे एलोकेट किया जाएगा वो फर्स्ट डे के बाद वाला होगा, वो पहले दिन के बाद वाला होगा। अब एनईडी यूनिवर्सिटी एक से ज्यादा दिनों में टेस्ट ले रही होती है, यानी कि 4 से 5 दिन तक ये टेस्ट चल रहा है, जारी है। ठीक है जी, उसमें मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी है और डेज भी होते हैं मोर देन 1। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो थोड़े टाइम बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो डेफिनेट सी बात है कि फर्स्ट डे पहले दिन की तारीख उसकी नहीं आ रही होगी, उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, उसको थोड़ा वक्त मिल जाएगा। दूसरे दिन तीसरे दिन वो अपना टेस्ट दे रहा होगा तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मुख्तलिफ बच्चों के जो पेपर हो रहे होंगे, टेस्ट हो रहे होंगे, उसके बारे में जानने का मौका मिल जाएगा। तो अपना एक आइडिया क्रिएट कर लेगा कि यार ये टेस्ट कुछ इस तरह से आ रहा है तो मैं जरा अपना रिवीजन इस तरह से दे दूं तो मैं अपना अच्छा स्कोर कर सकता हूं। यानी आपको थोड़ा वक्त बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने से एक एज मिल जाता है, और वो एज क्या है? दीगर बच्चे टेस्ट देकर आ चुके होते हैं, आपको मालूम हो जाता है टेस्ट किस स्टैंडर्ड का आ रहा है, क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है ना कि जनाब जो दीगर बच्चों का टेस्ट है सेम आपका भी आज, ऐसा नहीं होता, मगर कुछ ना कुछ सहूलत अपने टेस्ट को हैंडल करने के लिए पैदा हो जाती है। तो भाई आप 7 अप्रैल से अलर्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का आगाज हो रहा है, मगर 7 अप्रैल के कुछ रोज बाद अपनी आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ठीक है जी, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, बुनियादी सी बात है जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूं। ठीक है जी, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, जाहिर सी बात है, सब बच्चों को पता है, और डिटेल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो उसका वेबसाइट एड्रेस भी है, मगर जाहिर सी बात है यूजफुल रहेगा 7 अप्रैल के बाद से। अब हम चलते हैं कुछ डिस्कशन पे, कुछ डिटेल पे जो कि रिलेट कर रही है एनईडी यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी में आने वाली तब्दीलियों पर। ठीक है, उस पर कुछ हमारा डिस्कशन है, आगे बढ़ते हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन भाई बहुत काम की चीज है, मैं सबसे कहता हूं कि जरा गौर से, तसल्ली से, जरा हौले होके समझ लीजिएगा। फायदे वाली बातें, खुशी की बातें हैं, अच्छी बातें सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, लिटरली अच्छी बातें सीट डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है जी, अच्छा कुछ चीजें हैं, मैं जाहिर सी बात है पूरा का पूरा एफएक्यू तो नहीं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा, बहुत सारी आसान आसान बातें हैं, मगर कुछ जगह पर मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा तवज्जो बढ़ाना चाहूंगा। सही है जी, सबसे पहली बात क्या, आइए इस पर बात करते हैं। सर व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज इन एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करने के लिए जो लीस्ट परसेंटेज है वो क्या होनी चाहिए? देख लीजिए जनाब, फॉर ऑल बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड बीएस कंप्यूटर साइंस, मिनिमम 60 इन एचएससी or equivalent examination is required, but candidates who have secured at least 57 in HSC part 1 or equivalent examination are eligible to अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां अगर आपकी परसेंटेज 57 है तो ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट देने से रोक दिया, भाई टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। अप्लाई का वर्ड आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, however they must maintain a 60%, जी however they must maintain a 60% in their HSC equivalent examination to confirm their admission। भाई उनकी कम से कम 60% बननी चाहिए, 57 पर वो अपना एडमिशन दे सकते हैं। अब जरा समझो मेरी बात को, तुम्हारी परसेंटेज खुदा न खासा किसी स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो 57 है, ठीक है, तो 57 परसेंटेज है। अब क्या होगा सर, 57 परसेंटेज है, अब वो कह रहे हैं कि जनाब आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है, आप टेस्ट दे सकते हैं। तो भाई आप टेस्ट तो दीजिए, राउंड 1 का, राउंड 2 का आप टेस्ट तो दीजिए। जब आप अपना टेस्ट देंगे
तो होप सो कि आपका सेकेंड ईयर का मामला भी कुछ ना कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा, तो प्रोबेबली उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ एज मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए। वो कह रहे हैं कि जरा एटलीस्ट 60% तो चाहिए, मगर आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है, 57 पे भी आप जो है वो अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते, टेस्ट दे सकते हैं। ये बात क्लियरली उन्होंने कह दी। अब ये कोई ना सोचे कि भाई मेरी तो जो है ना वो 57 ही है, 57 ही रहे, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो अपना जो है ना वो टेस्ट भी दे दूंगा और मेरा एडमिशन भी हो जाएगा और मैं एनईटी में पढ़ लूंगा। भाई ये नहीं है, ये नहीं है, इस खुशफहमी से बाहर आ जाइए सबके सब, ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या फरमान है सर? फॉर ऑल बीएस प्रोग्राम्स, तमाम तर बीएस प्रोग्राम्स के लिए 50% मिनिमम 50% होनी चाहिए। बीएस प्रोग्राम्स के लिए मिनिमम 50% होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर क्या कह रहे थे जनाब इसमें? फॉर ऑल बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड बैचलर्स एंड बीएस इन कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में आपकी 60% होनी चाहिए कम से कम, एडमिशन को मेंटेन रखने के लिए, एडमिशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है भाई। अच्छा जी, आगे जाते हैं, कुछ और डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, सही है। अच्छा, अब यहां पर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली वो क्राइटेरिया जो कि लास्ट में प्रोस्पेक्टस में मौजूद था, वही क्राइटेरिया यहां पर ऑलरेडी सेट है, बताया गया है, ठीक है जी। 60% रिक्वायर्ड है किसके लिए जनाब? ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है जनाब, जिसमें जो वो प्री मेडिकल या इक्वलेंट अगर किसी ने एग्जाम्स दिए उसके सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो जनाब वो अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में कर सकता है, कंप्यूटर साइंस में कर सकता है, बिजनेस बैचलर्स इन आर्किटेक्चर में कर सकता है, ठीक है, बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है, एक्सेप्ट बीएस कंप्यूटेशनल फाइनेंस। बीएस कंप्यूटेशनल फाइनेंस के अलावा प्री मेडिकल का स्टूडेंट कंप्यूटेशनल फाइनेंस में अप्लाई नहीं कर सकता। सर आगे बढ़िए, आगे क्या डिटेल हमसे शेयर करें। अच्छा जनाब, उसके बाद कहते हैं प्री मेडिकल के स्टूडेंट और क्या कर सकता है? ऑल बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है, ऑल बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है, कोई मसला नहीं है भाई। प्री मेडिकल बैकग्राउंड रखने वाला बच्चा ऑल जो है वो बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है, एक्सेप्ट बीएस कंप्यूटर साइंस एंड बीएस कंप्यूटेशनल फाइनेंस। कंप्यूटेशनल फाइनेंस और बीएस कंप्यूटर साइंस के अलावा तमाम बीएस प्रोग्राम्स वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है भाई। अब हमने देखा कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ना, जब हम देखते हैं एमडीकैट वाली सिचुएशन, तो वो थोड़ी सी ना लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स से थोड़ी सी टफ हो गई है, पेपर लीक हो जाता है और मुश्किल हो जाती है, तो बच्चे जो है और सोचने लगे कि भाई मेडिकल के अलावा हम किसी और फील्ड को परस्यू कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, ठीक है। हम मेडिकल में तो अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि हम जो है ना वो इंजीनियरिंग में या फिर हम जो है वो कंप्यूटर स्टडीज में कुछ अच्छा काम कर लें, तो भाई यूनिवर्सिटीज ने अपने गेट पे ओपन कर दिए हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। ओके जी, आगे चलते हैं। सर जिन बच्चों की स्टडीज में कंप्यूटर साइंस रहा है, ठीक है जी, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर, ये इनके 3 मेजर सब्जेक्ट्स रहे हैं, वो कहां अप्लाई कर सकते हैं भाई? वो तमाम बीई प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। एडिशनल नॉन क्रेडिट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री विल बी ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर फॉल सेमेस्टर, ठीक है जी। आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने नॉन क्रेडिट कोर्स कंडेंस्ड कोर्स जिसे हम कहते हैं, वो आपने अटेंड करना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का। आपने केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है, अब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मगर वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं सर उन्हें बीई प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल जाए, तो भाई वो मिल तो जाएगा, मगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपना एडिशनल केमिस्ट्री का पेपर देना जो कि नॉन क्रेडिट आवर्स में है, नॉन क्रेडिट आवर्स में है, ठीक है जी। अच्छा ओके, यूनिवर्सिटी विल चार्ज एन एडिशनल फी फॉर दिस एनसी कोर्स, ठीक है ना। आप नॉन क्रेडिट कोर्स के लिए चार्ज करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल कर सकती है, उसका राइट है, ठीक है जी। आपको अलग से बिठा के वो पढ़ा रहे, अलग से आपका पेपर लेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है चार्ज तो बनता है ना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमारे वो बच्चे जो कि कंप्यूटर साइंस की स्टडीज करते हैं, तो जनाब वो एटलीस्ट 50% उनको रिक्वायर्ड है किसके लिए जी? बीएस मैनेजमेंट साइंसेज, बीएस डेवलपमेंट साइंसेज, बीएस कंप्यूटर साइंसेज, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बीएस फिजिक्स एंड बीएस टेक्सटाइल साइंसेस। इनके लिए 50% कम से कम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। डिटेल आगे जाते हैं सर। कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट आपके अगर सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस रहा है, तो फिर आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सर? एटलीस्ट 60% होना चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस, बीएस इन कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज के लिए मैनेजमेंट साइंस एंड इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, तो भाई आपकी लीस्ट परसेंटेज जो वो कह रहे हैं ना वो 60 होनी चाहिए, ठीक है जी। सर लीस्ट 50% पे जो हमारे कंप्यूटर साइंस किया उसके इक्विवेलेंट प्रोग्राम को रखने वाले बच्चे हैं, तो जनाब उनको बीएस डेवलपमेंट साइंसेज, बीएस मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, तो भाई इसमें उनको दाखिला बिल्कुल मिल सकता है एटलीस्ट 50% पर, एटलीस्ट 50% उनकी परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है जी। कॉमर्स या इक्विवेलेंट स्टडी करने वाले बच्चे हैं, ठीक है जी, तो उनको क्या कहां मिल सकता है एटलीस्ट 60% पे? मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, डेवलपमेंट साइंसेज, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, और एटलीस्ट 50% दो तो कहां हो जाएगा भाई? मैनेजमेंट साइंस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स
डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, तो यहां उन्हें एडमिशन बिल्कुल हासिल हो सकता है। ठीक है जनाब, अच्छा जी चलते हैं आगे। ठीक है जी, कॉमर्स का भी हो गया, आर्ट्स भी देख लीजिए। बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन है कि सर आर्ट्स से पढ़ने वाला बच्चा एनईडी में एडमिशन नहीं ले सकता, सर कॉमर्स से पढ़ने वाला बच्चा एडमिशन एनईडी यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकता। भाई सब ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है जी, अच्छा आर्ट्स से पढ़ने वाला बच्चे के लिए क्या मौजूद है भाई, एटलीस्ट 60% अगर है तो वो बीएस मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, डेवलपमेंट साइंसेज, इकोनॉमिक फाइनेंस के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। 50% या 50% ज्यादा है तो जनाब आपके पास ये प्रोग्राम ऑफर्ड है, ये प्रोग्राम आपको ऑफर की, इसके अलावा मजीद किसी प्रोग्राम में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आर्ट्स से अपना फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाला बच्चा जो है वो किसी और प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकता सिवाय इनके। ठीक हो गया, ये बात जहन में होनी चाहिए। अब जब हम जाके देखेंगे कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रही है, कौन से प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं, आर्ट्स के लिए कितनी सीट्स हैं, ठीक है ना, कॉमर्स के लिए कितनी सीट्स हैं, और वो बच्चे ने आर्ट्स से पढ़ा है, कॉमर्स से पढ़ा, तो भाई उसका बोर्ड क्या था, उसके मुताबिक कितनी सीट्स एनईडी ऑफर कर रही है। तो ये सारी बातें अभी इंशाल्लाह सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाली डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल ये समझ में आ गया, चाहे बच्चे का बैकग्राउंड मेडिकल का हो, चाहे बच्चे का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का हो, चाहे बच्चे का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे बच्चे का बैकग्राउंड जो है वो आर्ट्स का हो, चाहे बच्चे का बैकग्राउंड कॉमर्स का हो, भाई वो यूनिवर्सिटी में, एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, एडमिशन हासिल कर सकता है। ठीक हो जाती है बात। चलें जी, इसे फिर क्यों में आगे जाते हैं। मजीद कहने कैंडिडेट्स हैविंग अपीयर्ड इन एचएससी विद फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, कोई भी बच्चा है जिसने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स लिए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिए हैं, ठीक है जी। कैंडिडेट्स हैविंग पास डीएई, डिप्लोमा किया हुआ है उसने, ठीक है जी, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, तो जनाब वो कहां अप्लाई कर सकता है भाई, कहां कर सकता है, बी सिविल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बी सिविल विद स्पेशलाइजेशन इन अर्बन इंजीनियरिंग बिल्कुल हो सकता है, बी पेट्रोलियम में, बी मैकेनिकल में, बी टेक्सटाइल में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मेटलर्जिकल, मटेरियल एंड पॉलीमर, और 60% अबव होनी चाहिए परसेंटेज, 60% से अबव होनी चाहिए, ये क्लियर हो, ठीक है जनाब। और अगर उसकी 50% या 50% से अबव है तो भाई वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो आप अगर डिप्लोमा किए बैठे हैं टेक्निकल साइड से, तो भाई आपकी जो परसेंटेज है ना अबव 60 होना जरूरी है। अगर अबव 60 है तो आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं, मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, आइए चलते हैं। मेरिट कैलकुलेटर, बहुत बड़ी तब्दीली आई है, मैं बता रहा हूं, ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो कि इस साल तब्दील हो चुकी है, पिछले साल में ऐसा कोई सीन नहीं था, ऐसी कोई कहानी नहीं थी, ठीक है ना। क्या हुआ यहां पे, जरा मेरिट कैलकुलेटर को गौर से देखिए, क्या फरमा रहे हैं, एनईडी एंट्री टेस्ट 60% और 40% क्या, एचएससी पार्ट 1 या ओ लेवल मार्क्स, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी आपका जो रिजल्ट आपके पास है इस वक्त वो ओ लेवल्स का रिजल्ट है, या फिर जो बच्चे इंटर कर रहे हैं तो उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, तो वो उसका जो रिजल्ट आया है उसका लिया जाएगा 40%, कितना लिया जाएगा 40%, और 60% लिया जाएगा आपके टेस्ट का स्कोर, ठीक है, आपके टेस्ट का स्कोर। यानी कि अगर मैंने इम्तिहानात दिए और मेरी जो परसेंटेज बन रही है, मिसाल है, या मेरा जो ओवरऑल स्कोर बन रहा है, ठीक है ना, तो बन रहा है 10, तो अब उसका कितना परसेंट लेंगे, 40%, यानी कि 10 का कितना लिया जाएगा 4, 10 का कितना लिया जाएगा 4 लिया जाएगा, 40%, ठीक है। और मैंने एनईडी में जाकर टेस्ट दिया, एनईडी में जाकर टेस्ट दिया, और मैंने टेस्ट में कितने हासिल किए भाई, मैंने टेस्ट में मिसाल के तौर पे मैंने टेस्ट दिया, और टेस्ट में मेरी जो है ना वो 100 में से 90 मार्क्स थे, 100 में से 90 मार्क्स थे, तो भाई 90 मार्क्स का क्या लिया जाएगा 60%, तो आपके टेस्ट के स्कोर का 60% और आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का 40%, ये मर्ज किया जाएगा, ये एक किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, उसकी बेसिस पर आपका बनेगा मेरिट, उसकी बेसिस पर आपका बनेगा मेरिट। तो ये बात जहनों में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि इस बार एनईडी ने ये वाली चीज 50 से बढ़ाकर 60 कर दी है, यानी आपका एनईडी का टेस्ट और बहुत ज्यादा अहम हो चुका है, और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो चुका है, ठीक है। अगर हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, जिस तरह से मैं अगर बात करूं नस्ट की या फास्ट की या जीआईके की, तो वहां पे ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये वाला स्टैंडर्ड नहीं है। कहीं जो है ना वो आपका सिर्फ और सिर्फ 15% एकेडमिक लिया जा रहा है, 85% टेस्ट लिया जा रहा है, 85% टेस्ट का स्कोर कंसीडर किया जा रहा है, और कहीं जो है वो आपके टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ 33%, फास्ट में 33% हम देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रीम है उसमें 33% कंसीडर किया जाता है। तो भाई सिंपल कर ली ना बात, एनईडी यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारी जगह पे बहुत सारा एज दे रही है, फायदा दे रही है, सहूलत दे रही है, ताकि आपका एडमिशन कंफर्म। मजीद डिटेल को आपके साथ आगे बढ़ाते हैं।
जो और क्वेश्चन ऐसा है जिस पर हम बात कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। डू आई हैव टू पे एनी फी फॉर एडिशनल कैटेगरी, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। ओके क्या कहने जनाब, व्हाट आर एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर द कैटेगरी ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। अच्छा जी पढ़ लेते, फायदे वाली चीज़ है। क्या कह रहे हैं सर इसमें, रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उनके एडमिशन प्रोसेस में कोई तब्दीली, यस दे मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रेजिडेंट हो, बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड पास HSC, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, किसी भी बोर्ड से उन्होंने पढ़ा, और इक्विवेलेंट फॉरेन एग्जामिनेशंस एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज कैटेगरी। रिलीजियस माइनॉरिटीज कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तमाम प्रोग्राम्स में से आप किसी भी एक प्रोग्राम में एक्सेस करते हो, मसला नहीं करता, ठीक है। तमाम प्रोग्राम में से किसी भी एक प्रोग्राम में आप मौजूद हैं तो ये अच्छी बात है। बस बोर्ड जो है वो आपका इंटरमीडिएट बोर्ड होना चाहिए, ठीक है जनाब, यहाँ का बोर्ड होना चाहिए जिससे आपने पढ़ा, स्टडी किया। आप मजहबी तौर पर आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आप एडमिशन के लिए रिलीजियस माइनॉरिटी की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जनाब। RDAE होल्डर्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। डिप्लोमा वाला सवाल, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग जो है वो क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई? अभी पिछली डिटेल में हमने ये बात की थी कि बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए सीट्स भी हैं, उनके लिए सीट्स भी हैं। वो एक अलग बात है कि सीट्स कम है, मगर इंजीनियरिंग की बहुत सारी फील्ड्स उनको मिल रही है एडमिशन हासिल करने के लिए, ठीक है। और क्या कि जनाब उन्होंने सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से पढ़ा हो, ठीक है ना, या उसे एफिलिएटेड इदारे से, और उनकी कम से कम 60% हो, कम से कम 60% हो तो वो एलिजिबल है टेस्ट देने के लिए। टेस्ट के बाद उनका एडमिशन हो जाता है तो वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अच्छा एक अहम बात DAE के बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं, एप्लीकेंट्स हु आर अवेटिंग द रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। वो बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया वो अप्लाई नहीं कर सकते। वो होता है ना कि जनाब अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, हम जो है ना वो इस बुनियाद पे हम अप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट आएगा तो ये हो सकता है, ऐसा रिजल्ट आ सकता है, तो भाई नहीं, यहाँ पर ये नहीं है। आपका रिजल्ट अगर नहीं आया तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ ना, ठीक है जी। अच्छा और कोई दिलचस्प बात है तो हम देखते हैं। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स इन एंट्री टेस्ट। अच्छा जी एंट्री टेस्ट में पासिंग मार्क्स क्या है भाई? अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो कम से कम 50 नंबर तो आपने हासिल करने। 50 मार्क्स इन एवरी टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन। कम से कम 50% मार्क्स तो होने चाहिए, ओके। उसके बाद अगर कह रहे हैं कि जरा प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर द लास्ट सेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अवेलेबल ऑन NED UET। बिल्कुल सही बात है भाई। अब देखो NED यूनिवर्सिटी जो है ना वो 2 राउंड लेती है, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 1 राउंड 2 मुकम्मल होने के बाद, एक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर रिजल्ट कंपाइल होना शुरू होता है। आपके 2 टेस्ट में जो बेस्ट स्कोर टेस्ट होगा वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर रिजल्ट बनता है, उसके बाद फिर वो अपलोड होता है, और उसके बाद भी 1 से ज़ायद मेरिट लिस्ट लगती है। 4 से 5 मेरिट लिस्ट तो लास्ट ईयर में लगी हैं, इस साल भी इम्कान है कि इतनी मेरिट लिस्ट लगेंगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर जब मेरिट लिस्ट लग जाएगी फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप फीस फिल कीजिए, फीस पे कर लीजिए, तमाम प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिए। अगर आप इस फील्ड को एक्सेप्ट करते हैं, इस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, सारा प्रोसीजर फिर आपका कंप्लीट हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स अ कैंडिडेट अपीयर इन द एंट्री टेस्ट? 2 दफा टेस्ट होता है जनरली, राउंड 1 राउंड 2 जो है वो ND कंडक्ट करती है, ठीक है जी। अच्छा क्या फरमा रहे हैं, आगे जाते हैं, थोड़ा सा बात कर रहे हैं पेपर के हवाले से कि पेपर पैटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा कि आपने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, टेस्ट आपको ऑलमोस्ट उसी से बनता है, उन्हीं सब्जेक्ट्स का आप टेस्ट जाकर NED में दे रहे होते हैं। आप जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो बच्चा प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से है, जिस बच्चे ने प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से पढ़ा, उसके सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो क्या पेपर दे रहा है? वो दे रहा है पेपर जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 4 सब्जेक्ट्स उसके पास। वेरी सिंपल। आगे चलें सर, प्री मेडिकल जिस बच्चे ने बायोलॉजी पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, उसका पेपर कैसा होगा सर? इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सिंपल, मैथ्स नहीं आ रही इसमें, उसकी जगह बायो आ रही है, ठीक है सर। कंप्यूटर साइंस ग्रुप, कंप्यूटर साइंस ग्रुप में जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, उसका टेस्ट क्या बन रहा है, किस लेवल पर बेस कर रहा है? वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पर उसका टोटल टेस्ट बेस कर रहा है। यानी कि ये 4 सब्जेक्ट्स उसके टेस्ट में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि NED यूनिवर्सिटी जो है वो 25 मार्क्स से MCQs दे रही होती है हर एक सब्जेक्ट। अच्छा जी आगे चलें सर, कंप्यूटर साइंस ग्रुप को यहां पर उन्होंने दोबारा प्रिंट कर दिया, ऐसा क्यों सर? यस देखिए जरा, सब्जेक्ट क्या रहा आपका? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस। अगर आपका ये रहा है तो भाई आप पेपर क्या देंगे? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस का। यानी कि आपने अपने इंटर में जो सब्जेक्ट स्टडी किए भाई पेपर उसी का बन रहा है, अलग से कोई साइंस नहीं आ रही यहां पर, ठीक है ना। अच्छा सर, कॉमर्स ग्रुप इंग्लिश, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ्स, ये सब आप लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो आर्ट्स ग्रुप सर इंग्लिश,
बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, यानी इंग्लिश के आपके पास 50 एमसीक्यूज आ रहे हैं आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। 50 एमसीक्यूज आ रहे हैं आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स है और जनरल नॉलेज है। तो ये जो आर्ट्स ग्रुप का पेपर है, मैं कहता हूं ये सबसे ज्यादा मुख्तलिफ है। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, फिजिक्स की टेंशन नहीं, केमिस्ट्री की टेंशन नहीं, मैथ्स की टेंशन नहीं। क्या करें, बेसिक मैथ्स है, बहुत ही आसान वाला मैथ्स है। जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज बिल्कुल यूजफुल होती है, बिल्कुल जरूरी है। और जब आप आगे जाके अगर कराची यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट देंगे तो वहां पे भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इंग्लिश 2 पोर्शंस इंग्लिश के बन के आ रही है, यानी 50 एमसीक्यूज इंग्लिश के। भाई इंग्लिश में तुमने काम कर लिया, तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, टेस्ट अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो, ये स्टैंडर्ड है। आइए जरा कुछ डिटेल को मजीद आपके साथ शेयर कर लेते हैं, कुछ काम की बातें। हाँ आ जाओ जरा दिलचस्प बात पर, क्या फरमा रहे हैं सर? सेल्फ फाइनेंस 8,55,000 रुपए। पिछले साल 8 लाख थे, इस साल 8,55,000 रुपए, यानी कि 55,000 ऐड हो गए, इजाफा हो गया। सर सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर्ड सीट्स, सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर्ड सीट ही क्या होती है सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि फीस याद रख लो, इतनी फीस है, ठीक है जनाब। 10,65,000 सेल्फ फाइनेंस की स्पॉन्सर की सीट की फीस होगी, चार्जेस होंगे, ये चार्जेस याद रख लीजिएगा। पिछले साल में 10 लाख थे, अब 10,65,000 हो गए, ठीक है जनाब। पिछले साल 8 लाख थे सेल्फ फाइनेंस के, तो जनाब 8,55,000 रुपए अब हो गए हैं, ठीक है, इजाफा हो गया। अब आप कहें सर महंगाई कर रहे हैं, भाई महंगाई क्या करें, एक्सपेंसिव भी तो है ना, हर चीज जब महंगी हो रही है तो यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा, ज्यादा डिमांड की जाएगी, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा जनाब यहाँ पे मेडिकल फिटनेस टेस्ट की बात हो रही है, सारी बातें हमारे पास प्रोस्पेक्टस में भी होती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आपकी ये चीज क्लियर हो गई कि ये आपने फीस अपनी देनी होगी, ये रेगुलर की फीस नहीं है, सेल्फ फाइनेंस की स्पॉन्सर की फीस है, 8,55,000 रुपए आपने पे करने होंगे, ठीक है। और सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर सीट पे 10,65,000 रुपए आपको देने होंगे। अब ये क्यों जरूरी हो जाता है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ती है, भाई क्या जरूरत है हम सेल्फ फाइनेंस पे जाएं, हम जो है ना वो स्पॉन्सर सीट पे जाएं, क्यों जरूरी हो जाता है हमारे लिए, आपको मैं सारी बात समझाऊंगा। बस एक एक बात को सुनना है, पूरी तवज्जो से ध्यान से गौर करके नोट कर लेना है, बार बार इस वीडियो को देख लेना है, ताकि आपकी आने वाले वक्त में कहीं कोई गलती आपसे सरजद ना हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कुछ और डिटेल है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा भाई, अब आप लोग इस बात को जरा तवज्जो से सुन लीजिए और गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, फायदा होगा आपका। कि जनाब एनईडी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन हासिल करने के लिए 3 रास्ते दिखाती है। पहला रास्ता ये है कि जनाब आपकी रेगुलर स्कीम जो है, आप एक रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे आपका जो मेरिट की बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, एज अ रेगुलर कैंडिडेट आपका एडमिशन हो जाता है। अब रेगुलर कैंडिडेट की हैसियत से, और अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस की और स्पॉन्सर की, तो उसमें क्या फर्क है, 2 तरह का डिफरेंस आता है। रेगुलर सीट पर एडमिशन लेने वाले बच्चे की जो कंपैरेटिवली सेमेस्टर की फीस होती है वो बहुत कम, यानी कि 45,000 50,000 अप्रॉक्स से होती है, ठीक है ना, वो होगी पर सेमेस्टर। मगर यही फीस अगर हम देखते हैं स्पॉन्सर की सीट पे, तो भाई आपको इनिशियली आपने जमा करवाने 8,55,000 रुपए, ठीक है, 8,55,000 रुपए आपने जमा करवाने, क्लियर हो गया। अच्छा सर स्पॉन्सर सीट पर कितना है, 10,65,000 रुपए, 10,65,000 आपने जमा कराना, जबकि रेगुलर सीट पर एडमिशन हासिल करने वाले को हरगिज भी ऐसे एक्सपेंसेस बेयर नहीं करने, 45,000 50,000 रुपए उसकी मैक्सिमम होगी। तो ये एक पहला डिफरेंस है। सर फिर लोग इतनी फीस क्यों देने पर तैयार हो जाते हैं? ओ मेरे प्यारे बच्चों, ओ मेरे अच्छे बच्चों, तैयार नहीं होते, देना पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि रेगुलर सीट के ऊपर कंपटीशन होता है, टफ मुकाबला होता है, तगड़ा, खूब सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, जबरदस्त परसेंटेज होती है, टेस्ट स्कोर शानदार होता है। तो भाई जिसका मेरिट ज्यादा होगा, जिसका मेरिट अच्छा होगा, जिसका मेरिट बेहतरीन होगा, उसको उस प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा। अब हर एक प्रोग्राम में तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो लिमिटेड होती है, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो लिमिटेड हैं। जब हाई मेरिट रखने वाले बच्चों ने उस प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, अब क्या करें? तो अब उसके बाद क्या करें? उसी प्रोग्राम में आपको एडमिशन चाहिए, तो भाई फिर आप जो है ना सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे अप्लाई कर देते हैं, सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे अपना फॉर्म फिल करते हैं। सेल्फ फाइनेंस की बेसिस का मतलब क्या हो गया कि 8,55,000 रुपए आपने पे करने होंगे। तो क्या होगा सर? तो ये होगा कि जनाब एक प्रोग्राम जो है जिसकी क्लोजिंग मेरिट जो है वो बन रहा है मिसाल के तौर पे 76.5,
उसका क्लोजिंग मेरिट बन रहा है 76.5। तो आप अगर सेल्फ फाइनेंस की बेस पे अप्लाई करते हैं तो उसमें 76 से आप नीचे आ जाइए तो 75 हो जाएगा, या 74.80 मेरिट उसका बन रहा होगा। यानी कि 1 से 1.5 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा होता है रेगुलर कैंडिडेट के क्लोजिंग मेरिट में और सेल्फ फाइनेंस के क्लोजिंग मेरिट में। तो ये डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस की बेसिस पे, सिर्फ उस डिफरेंस की बेसिस पे बच्चे 8 लाख 10 लाख पे करने के लिए आमादा हो जाते हैं, क्योंकि एनईडी यूनिवर्सिटी का एडमिशन भाई बहुत वैल्यू रखता है, बहुत वैल्यू रखता है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा क्यों इतनी वैल्यू रखता है, समझ में आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि भाई आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं। आप कहते हैं मेरा टेस्ट स्कोर बहुत शानदार है, मेरा रिजल्ट बहुत शानदार है, ठीक है, तो मेरा जो उस प्रोग्राम के लिए मेरिट है वो बन रहा है, तो एडमिशन आपको मिल जाता है, ऑफर किया जाता है उसमें। फिर दूसरा, अगर वहां नहीं हो रहा तो फिर आप सेल्फ फाइनेंस की बेस पे अप्लाई करते हैं, सेल्फ फाइनेंस भी नहीं हो रहा तो फिर आप स्पॉन्सर्ड की सीट पर अप्लाई करते हैं। यानी ये 3 चीजें हैं, मगर इन तीनों के लिए ही टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट में अच्छा स्कोर करना जरूरी। ये अगर आप सोच रहे हैं कि आपने 8 लाख दे दिए 10 लाख दे दिए तो यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, भाई तो ये नहीं हो रहा ना। यूनिवर्सिटी का अपना एक सिस्टम है, आप 8 लाख दें 10 लाख दें 1 करोड़ दें 10 करोड़ दें, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। अगर आप टेस्ट में फेल हैं और आप कहें कि भाई मैं तो 10 लाख दे रहा हूं मुझे एडमिशन दो, वो नहीं देंगे, वो आपको रास्ता दिखा देंगे, कहेंगे आप बाहर चले जाएं यूनिवर्सिटी से। ये क्लियर रखें दिमाग में। यानी आप अगर थोड़ी परसेंटेज कम हो जाती है, थोड़ी सी परसेंटेज का फर्क आता है, तो आप पे कर रहे हैं उस चीज की, ठीक है, और उसके बावजूद भी आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। हरगिज ये नहीं हो सकता कि एक प्रोग्राम की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 74.80 पर बन रही है और आप कहें भाई मैं तो 10 लाख रुपए दे रहा हूं तो मुझे तो एडमिशन दे दो, मेरा तो जो मेरिट बन रहा है वो 60 बन रहा है। तो कहेंगे भाई ऐसे पैसे को आप अपने घर में रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। ये मैं क्लियर लफ्जों में समझा रहा हूं। आपका टेस्ट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका रिजल्ट अच्छा वाला होना चाहिए, अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए उस प्रोग्राम के लिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और तुम्हारा जो इनफैक्ट टेस्ट का स्कोर, तुम्हारी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए और दिमाग में होना चाहिए कि भाई अगर मेरा रेगुलर कैंडिडेट की बेस पे नहीं हुआ तो फिर मैंने स्पॉन्सर की सीट पे अप्लाई करना है, सेल्फ फाइनेंस की सीट पर अप्लाई करना है। ठीक है भाई, अब आ जाओ जरा एक बहुत दिलचस्प बात पर। एनईडी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, तुम लोगों को तो मैं कह रहा था ना शुरू में कि एक अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज है, वो क्या है? एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी टोटल सीट्स में 100 सीट्स का इजाफा किया है। अपनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स में 100 सीट्स बढ़ा दी हैं, 100 सीट्स बढ़ा दी हैं। ये पिछले साल में नहीं हुआ था, उससे पिछले साल में नहीं हुआ है, इस साल हुआ है। जब मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले 1.5 हफ्ते पहले आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि भाई 100 सीट्स तो वो आपके लिए डेफिनेट सी बात है कि इजाफा करें एडमिशन का। अब वो 100 सीट्स कैसे बढ़ी हैं, कहां बढ़ी हैं, किस बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ी हैं, किस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ी हैं, ये सारी बातें मैं समझाऊंगा। इतना समझ लो कि जनाब 100 सीट्स का इजाफा हो गया है। अब सर यहां पर ना हमें देखने को एक बड़ी जबरदस्त चीज मिल रही है, वो क्या सर? ये है 2024 का स्टेट्स, 2024 की नंबर ऑफ सीट्स, ये 2025 की नंबर ऑफ सीट्स। ऑब्वियस बात है, तो हमें कंपैरिजन करने का वक्त मिल जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा कौन से प्रोग्राम में कौन सी कितनी सीट्स बढ़ गई हैं, कितनी सीट्स घट गई हैं, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स में इजाफा हो गई। सारी बातें अभी आपको इस कंपैरिजन से पता चल जाएंगी। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। आइए आगाज करते हैं डिस्कशन का। भाई 2024 में तुम्हारे पास जो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो प्री इंजीनियरिंग और या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, भाई उनके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 1415। आगे चले जाए, आगे क्या हुआ सर? आगे ये हुआ कि इस साल हमारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स आ रही हैं वो आ रही हैं 1464, 1464, यानी नंबर ऑफ सीट्स में इजाफा हुआ है। कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स में इजाफा किया गया है, बिल्कुल किया गया है, समझ लीजिए इस बात को। अब कहां तब्दीली आई है जरा गौर कीजिए। सर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए पहले 93 सीट्स ऑफर हुई थी, अब 62 सीट्स हैं। ये याद रखना, मैं पॉइंटर बना रहा हूं तुम्हारे जहन में, ठीक है जी। अच्छा सर, इसी तरह से जो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉमर्स बोर्ड में पहले 17 सीट्स थी, अब 23 सीट्स हैं, इजाफा हुआ है। सर अगर मैं बात करूं जनाब, यस एचएससी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पहले 8 सीट्स थी, अब उनके लिए 14 सीट्स हैं, इजाफा हुआ है, बढ़ाई गई है यहाँ पे भी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो DAE डिप्लोमा, ठीक है ना, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का सिलसिला है, तो भाई वहां पे पहले 10 सीट्स थी, अब वहां पर 15 कर दी गई,
इजाफा ही हो रहा है तमाम तर स्टेट्स में। देखें उसके बाद सर जो डिफरेंट एबल्ड पर्सन है सर वो 12 थी, अब 13 कर दी गई, एक सीट बढ़ा दी गई है। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए जो 37 सीट्स थी वो 37 सीट्स ही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। आइए आगे चलते हैं सर। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अब कौन सा बोर्ड है भाई? हैदराबाद बोर्ड। कौन सा बोर्ड है भाई? मीरपुर खास बोर्ड। कौन सा बोर्ड है भाई? सक्खर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, नवाबशाह बोर्ड। अब ये अलग अलग बोर्ड्स हैं, इन बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे भी एनईडी में टेस्ट दे सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, मगर उनके लिए क्राइटेरिया सेट है। क्या सर? अगर हम देखते हैं तो जनाब हैदराबाद के लिए टोटल सीट जो है वो 34 है, पहले 33 थी। मीरपुर खास बोर्ड के लिए टोटल सीट्स 41 है। चले सर, सक्खर के लिए टोटल सीट्स 29 है। सर लाड़काना के लिए टोटल सीट्स 29 है। सर नवाबशाह बोर्ड के लिए टोटल सीट 16 है। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है सर, कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स को 1464 सीट्स ऑफर हो रही है। ये तो सिर्फ प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और जो है ना वो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के, इतनी बड़ी तादाद। और इधर क्या है? 15 सीट, 16 सीट, 20 सीट, 30 सीट बस। तो भाई ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी जो है वो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स को बहुत 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 सपोर्ट करती है, और करना भी चाहिए भाई। एनईडी यूनिवर्सिटी कराची की एक नामवर यूनिवर्सिटी है, एक तवील अरसे से वो अपनी खिदमत अंजाम देती आ रही है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। और दीगर रीजन जो हैं हमारे सिंध के, वहां पर भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं मेहरान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मेहरान यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन हासिल करने के लिए ज्यादा अच्छा मौका मिलता है वो इंटीरियर के स्टूडेंट्स को मिलता है, वो इंटीरियर के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो जनाब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग अपना डोमेन रखती हैं। तो भाई एनईडी यूनिवर्सिटी खुलकर कराची के स्टूडेंट्स को भरपूर एडमिशन सीट्स ऑफर करती है भाई। ठीक है जी, ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलें इस डिटेल में आगे जा रहे हैं, ठीक है सर। मजीद क्या कह रहे हैं सर? फेडरल बोर्ड जरा मुझे इस पर बात करनी है आप लोगों से। फेडरल बोर्ड को जरा गौर से देखिए सर। फेडरल बोर्ड में लास्ट ईयर जो सीट्स थी वो 58 थी, और इस साल जो सीट्स हैं वो 67 हैं, यानी कि बढ़ी हैं, सीट्स बढ़ी हैं। ठीक है ना सर। आगा खान बोर्ड में 66 थी, अब जो सीट्स हैं वो 82 कर दी गई। जरा समझें, इजाफा हो रहा है ना, इजाफा हो रहा है, हर एक बोर्ड में नंबर ऑफ सीट का इजाफा हो रहा है। क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, आगे जाते हैं सर। आगा खान बोर्ड के लिए जो अभी मैंने बात की आपसे वो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए थी। ठीक है ना। आगा खान बोर्ड कॉमर्स और आर्ट्स के लिए पहले 5 थी, अब 7 हो गई, कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं। ठीक है सर। एज प्री मेडिकल फ्रॉम आगा खान बोर्ड, प्री मेडिकल की नंबर ऑफ सीट जो है वो कम हो गई हैं, पहले 22 थी, अब 18 हो गई। ठीक है सर। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, याउद्दीन बोर्ड पहले 20 थी, अभी भी 20 है। यानी अब थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आप लोगों के साथ जहन में इमेज कि सीट्स डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो पहला डिवीजन जो बन रहा है वो तो बोर्ड के हिसाब से है, फिर बोर्ड के बाद जो दूसरा डिवीजन बन रहा है वो उस बोर्ड में प्रोवाइड किए जाने वाले स्ट्रीम्स के हिसाब से, यानी कि कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के लिए। तो ये डिवीजन सेट हैं। ठीक है जी। अच्छा 20 सीट है, ठीक है जी। अब आ जाओ एक और डिटेल पर, वो और काम की डिटेल। सर हमारे इस प्रोस्पेक्टस में हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है? ये CE, CEUE, PE, CE, ME, TE, ये क्या है? देखिए जनाब, ये आपको दिए जाने वाले डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं कि आप इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब इन प्रोग्राम्स की जो टोटल सीट्स हैं वो भी बता रहे हैं कितनी मौजूद है। 105, CE में कितनी है? 105, C में, CEUE में कितनी है सर? 49 है सर। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में कितनी है? PE सर 25 सीट्स हैं। यानी आपको जो आपका कैटेगरी बन रही है, आपका बोर्ड बन रहा है, आपकी जो आप फैकल्टी पढ़ रही है, आप कॉमर्स से या आर्ट्स से या साइंस से या प्री इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर, तो उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में आपके लिए इतनी सीट्स हैं, इस पर मुकाबला होगा। इस प्रोग्राम के लिए इतनी सीट्स हैं, इस पर मुकाबला होगा। ठीक है ना। तो ये चीज भी कंसीडर करना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है भाई। सर इन सिंबल से क्या मुराद है? इन सिंबल्स का क्या करें हम? सर ये सिंबल्स कोई टेंशन थोड़ी, सामने लिखे, मसला ही नहीं है, आपके सामने लिखे सारे के सारे सिंबल्स। आप देखिए, पढ़िए, जायजा लीजिए और आप उसके बाद फिर उस पर मजीद काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो जनाब सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी ये जो कंपैरिजन है, मैं लिटरली कह रहा हूं, कंपैरिजन अगर तुम समझ लो ना तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ हो जाएगा कि भाई एनईडी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए नेमत क्यों है। क्यों है नेमत? ये इसलिए भरपूर फायदा है आपका। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे जाते हैं सर। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं सर? ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए। ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ है? ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी इजाफा कर दिया गया है। प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ईयर 120 सीट्स थी, अभी 139 सीट्स हैं, यानी कि 19 सीट्स का इजाफा हो गया।
ठीक है जी सर। प्री मेडिकल जो 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, 12th ग्रेड या इक्विवेलेंट, सर उनके लिए लास्ट ईयर 21 थी, अब 23 हैं। ठीक है जी। उसके बाद ए लेवल प्री मेडिकल के लास्ट ईयर 30 थी, अब 21 है। नंबर ऑफ सीट कम हो गई प्री मेडिकल ए लेवल में भी। ठीक है जी। अच्छा, कॉमर्स में 4 थी, 4 हैं, आर्ट्स में 2 थी, 2 हैं। ठीक है जनाब। आखान बोर्ड अदर देन दीज बोर्ड्स, ठीक है जी। यस, बोर्ड्स अदर देन कराची, आखान, मीरपुर खास, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, नवाबशाह, उसके अलावा किसी और बोर्ड से हैं तो भी उसके लिए 11 सीट्स थी, अभी भी उतनी हैं, कोई फर्क नहीं आया। ठीक है जनाब। रूरल एरियाज की 6 सीट थी, कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, उसके बाद फिर जो रियल सन एंड डॉटर्स हैं जनाब एनईडी यूनिवर्सिटी के टीचर्स के, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं है, ये सब सेम है, ये सब सेम है, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो मैं इस पर ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, नहीं बात कर रहा, क्योंकि सब सेम है। हाँ, यहाँ डिफरेंस आया, लास्ट ईयर 13 थी, अब 19 कर दी गई। नॉमिनीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बलूचिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान की लास्ट ईयर में सीट जो थी 13 थी, अब जो है वो 19 कर दी गई। क्लियर हो गया। अच्छा सर, आप हमें क्यों इतनी डिटेल बता रहे हैं? अरे मेरे भाई, आप सबसे ये डिटेल इसलिए शेयर की जा रही है कि आपको पता चल जाए कि आपको क्या बेनिफिट इस साल मिलने जा रहा है एनईडी की तरफ से, ये क्लियर हो जाए आपको। हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उस प्रोग्राम के फायदे क्या हैं, उस प्रोग्राम में नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, हम जिस कैटेगरी से ताल्लुक रख रहे हैं एजुकेशन की बेसिस पे, उसके एतबार से सीट्स कितनी, पता ही नहीं होता। तो भाई ये बताने के लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है जी। आगे जा रहे हैं हम बगैर वक्त जाया किए जनाब। उसके बाद रेगुलर कैटेगरी पे ही नॉमिनीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक थी, वही है। ठीक है। नॉमिनीज ऑफ इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर 5 थी, 5 हैं। नॉमिनीज ऑफ GHQRB 9 थी, 9 हैं। सब सेम हैं, सब सेम हैं। बस मैं चाहता हूं कि एक जगह तुम्हारी तवज्जो बड़ा क्लियरली लेकर जाऊं, और वो है ये, लास्ट ईयर में 2256 सीट्स थी रेगुलर कैंडिडेट्स के, 2256। इस साल रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए 2338 सीट्स हैं, 2338 सीट्स हैं, यानी कि बिल्कुल मजेदार अंदाज में 82 सीट्स बढ़ा दी गई, 82 सीट्स बढ़ा दी। रेगुलर कैंडिडेट में 82 सीट्स का इजाफा हो गया भाई, 82 समझो जरा, 82 सीट्स नई और ऐड कर दी गई। ठीक है ना जी। अच्छा चलें, समझ में आती है बातें, तो उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। अच्छा, यहां पर ना एक चीज है जो लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों के साथ शेयर की थी, अभी भी मैं शेयर कर रहा हूं, जरा गौर से देखना क्या कह रहे हैं। कंप्यूटर साइंस इज ऑफर्ड विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गेमिंग एंड एनिमेशन, with allocation of 50 seats in each of the specialized program that will be allocated on university's second year merit. Clear? अगला साल जो होगा उस पर फैसला किया जाएगा कि आपको किस प्रोग्राम में भेजना है। पहला साल तो सेम रहेगा, पहले साल तो सेम रहेगा, पहले साल की स्टडीज आपकी सेम रहेंगी, अगले साल में भी फैसला किया जाएगा आपके रिजल्ट को देखते हुए कि आपको किस प्रोग्राम में भेजना है। ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस में आप एडमिशन लेंगे, कंप्यूटर साइंस में आपका एडमिशन हो जाता है, अगले साल में आपको देखा जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, उसके मुताबिक आपको इन चारों में से किसी एक प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी आप देखें ना, तो यहां पर आपको कहीं से अलग से नहीं दिख रहा कि इधर आप गेमिंग एंड एनिमेशन है या इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे आपको सिंबल कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो आपको इस पूरी की पूरी डिटेल में कहीं कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये नजर आ रहा है मुझे कि सर यहां पर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है। ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे CT नजर आ रहा है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस CT की बात कंप्यूटर साइंस सिंबल से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां आप एडमिशन अपना लेते हैं तो फिर आपके लिए फैसला किया जाएगा अगले साल में, यानी इसकी बेस पर आप गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना, डेटा एनालिसिस, इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर होना चाहिए बात। ठीक है जी। आगे चलिए सर। अब ये तो बात हो गई रेगुलर कैंडिडेट की। सर अब अगर मेरी परसेंटेज बिलफर्ज इतनी अच्छी नहीं आई, उस प्रोग्राम की क्लोजिंग परसेंटेज से कम है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मेरी परसेंटेज जो उस क्लोजिंग प्रोग्राम से कम है, तो क्या मैं उस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं? एडमिशन मेरा हो सकता है, हो सकता है, मगर उसकी एक शर्त है। एक शर्त क्या है? कि जो डिफरेंस है क्लोजिंग का वो 1 से 2 पॉइंट का ही हो, मैक्स इतना ही हो, और आपने अपनी फी जो है वो रेगुलर कैंडिडेट वाली नहीं बल्कि सेल्फ फाइनेंस वाली जमा करवाई। रेगुलर कैंडिडेट की फीस 45,000 50,000 अप्रॉक्स होगी। इस पर सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चे की जो फीस होगी, जो फीस चार्ज होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर डॉक्यूमेंट, एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर फॉर्म, तो भाई वो है 8,55,000 रुपए, 8,55,000 रुपए। ठीक हो गया।
क्लियर होता है वाला पॉइंट। आइए अब आगे चलिए। अब सेल्फ फाइनेंस में हमारे पास क्या सीट्स हैं, कितनी आए जरा देखते हैं, कंपैरिजन जरा करते हैं। सो लास्ट ईयर में हमारे पास जो सीट्स थी 178 थी सेल्फ फाइनेंस में प्री इंजीनियरिंग और क्या कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल सीट्स थी 178 थी। अब कितनी हो गई हैं 199 हो गई। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। प्री मेडिकल बोर्ड की 37 थी, अब 21 हो गई। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो प्री मेडिकल की नंबर ऑफ सीट्स को रिड्यूस कर दिया गया है। पिछले साल में इजाफा था, इस साल में पिछले साल से कमी देखी जा रही है। ठीक है ना जी। अच्छा हैदराबाद प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ हैदराबाद सेम है, मुहिबुल खास सेम है, सखर सेम है, लाड़काना सेम है, नवाब शाह सेम है, कोई फर्क नहीं आ रहा, सेम है लास्ट ईयर जैसे। ठीक है जी। अच्छा आगे जाता हूं, मैं आगे देखता हूं तो मुझे नजर आ रहा है जनाब प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर कॉमर्स आर्ट्स फेडरल बोर्ड की 19 सीट्स थी 22 हो गई। ये ट्रेंड कॉमन है, फेडरल बोर्ड की सीट्स बढ़ी हैं, हर जगह बढ़ गई। ठीक है। अच्छा उसके बाद आखान बोर्ड सर 24 थी 29 हो गई, ये भी है नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है। जियाउद्दीन बोर्ड की सेम है। अच्छा जी। उसके बाद फिर कह रहे हैं सर ए लेवल प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस प्री मेडिकल कॉमर्स आर्ट्स स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन पाकिस्तान, किसी भी इंस्टीट्यूट पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर में आपके पास 77 थी, अब 82 कर दी गई है, बढ़ा दी गई। बाकी 12th ग्रेड स्टडीज सेम। अच्छा जनाब अदर बोर्ड्स अदर देन, ठीक है ना, दूसरे जो बोर्ड्स हैं आखान, मीरपुर खास, सक्कर, लाड़काना, नवाब शाह, जियाउद्दीन फेडरल बोर्ड, इनके अलावा अगर आपने किसी बोर्ड से पढ़ा है तो भाई आपके लिए 3 सीट्स पहले भी थी, 3 सीट्स अब भी हैं। ओके जी। अब तब्दीली मजीद कहीं नहीं आ रही है, यानी कि जहां तब्दीली नजर आ रही थी वो ये फिगर मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ चेंजेस बड़े हमें क्लियरली एविडेंटली नजर आ रहे हैं, यहाँ चेंज नजर आ रहा है। आगे जाते हैं सर। नंबर ऑफ सीट्स पे सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे सर यहाँ पे भी तकरीबन हमें एक जैसी बातें नजर आ रही हैं जनाब। जो फॉरेन कैंडिडेट्स की सीट्स थी ठीक है सेम है सर, अफगान कैंडिडेट सीट सेम है सर, रियल सन एंड डॉटर्स की सीट सेम है, तादाद सेम है, ठीक है ना। रियल सन एंड डॉटर ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर सेम है, ठीक है ना। रियल सन एंड डॉटर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट टाउन प्लानर सेम है, ठीक है ना। एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज रियल सन एंड डॉटर्स ठीक है सेम है, कोई फर्क यहाँ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड सीट्स जिसके लिए आपको देने हैं 10,65,000 रुपए भाई, तो उसकी फीस कितनी, उसकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने सर 164 थे, 164 ही हैं। अब सर कह रहे थे, सर जुनैद ने बताया भाई नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं, ये तो सब सेम है, तो सारी की सारी सेम है। ओ मेरे प्यारे बच्चों देखो जरा यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। 660 लास्ट ईयर थी, अब कितनी हो गई 678, 18 सीट्स बढ़ गई हैं। वहां पे 82 सीट्स का इजाफा हुआ था, यहां पे 18 सीट्स का इजाफा हुआ है, तो कुल मिलाकर 100 सीट्स बनती हैं, कुल मिलाकर 100 सीट्स बनती हैं। तो भाई ये दिमाग में रख लो अपने, आसान सी बात है कि तुम्हारे लिए अब एडमिशन के चांसेस और बढ़ा दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की जानिब से। ठीक है जी। अच्छा तो टोटल सीट्स में इजाफा हुआ है, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है जनाब, ये मुख्तसर सी तफसील है जो कि आपके एडमिशन के ड्रीम को, एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ड्रीम को पूरा कर सकती है। बस खुदारा बहुत बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जनाब इस तमाम तर तफसील को बगौर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मालूमात बेतहाशा जरूरी होती है, उसी के तहत आपका फैसला सही या गलत हो सकता है। आप सोच समझ के फैसला करें यकीनन सही होगा, मगर मालूमात ही गलत है और आप फिर भी सोच विचार करके फैसला करें तो आपका फैसला 110% गलत होगा। मुझे मैप दिखाते कि जनाब सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते में गटर आ रहा है, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था गटर खुला हुआ, या मैं सीधे रास्ते पे जा रहा हूं तो वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कोई काम हो रहा था तो गड्ढा खोद दिया गया, तो मेरे पास कोई एलोकेट नहीं हो रहा, रास्ता मेरे पास सीधा दिख रहा है, मैं जाऊंगा गड्ढे में गिरूंगा जाके, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी, मेरे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, मालूमात ही कम थी। तो भाई छाजों के प्लेटफॉर्म से अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश की जाती है कि बच्चों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सही वक्त पर खूब सारी सही इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि बच्चे अपने लिए बेहतर फैसला कर सकें, अपने लिए बेहतर फैसला कर सकें। जो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको अपने प्रोग्राम के बारे में फैसला करना होगा कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं। और सबसे 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 ज्यादा जरूरी बात जिसके बगैर कुछ नहीं, अगर आपने वो नहीं किया तो भाई सारी चीजें बेकार हैं, वो है आपके एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन। एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन, अगर आपने एडमिशन टेस्ट की अच्छी तैयारी नहीं की है तो बेटा सब कुछ भी होगा ना, तब भी एडमिशन नहीं हो रहा, तब भी एडमिशन नहीं हो सकता। क्लियर है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। तो भाई अभी आपके थ्योरी एग्जाम्स करीब करीब है माशाल्लाह, तो थ्योरी एग्जाम्स के साथ आपको अपने एप्टीट्यूड की तैयारी लेकर चलना है, लेकर चलना है। जब आप आगे जाते हैं तो एंड ऑफ मई में आपका जो है वो राउंड 1 है एनईडी का, फिर क्या करेंगे?
अप्रैल मई के दरमियान में आपका ये पेपर हो रहा है जनाब, 15 अप्रैल से 15 मई लगा लें, चले 15 मई तक पेपर हो रहा है, उसके बाद फिर आपका जो वो एनईडी का टेस्ट आ गया, तारीख आ चुकी है, तो क्या करेंगे? तो तैयारी आज से करें, अभी से करें, शुरू करें। छाजो के यूट्यूब चैनल पे माशाल्लाह से बच्चे हर रोज एमसीक्यूज देखते हैं और वो एमसीक्यूज आपके पास पेपर के एमसीक्यूज होते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर भी मार्क करते हैं, उसकी डिटेल भी आ जाती है, आंसर भी शेयर हो रहा होता है उससे, तो बच्चे इंटरेस्ट लेकर करते हैं, आप लोग भी करें, ठीक है जी। छाजो के यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आप उसको देखकर अपनी तैयारी को अच्छा देख सकते हैं। फिर सर छाजो के प्लेटफॉर्म से बच्चों को मिलता है रिकॉर्डेड कोर्स, जिस रिकॉर्डेड कोर्स के जरिए से बच्चे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, अपने वक्त की आसानी को मद्देनजर रखते हुए जब जहां जैसे चाहे अपनी तैयारी को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। एप्टीट्यूड की तैयारी रिकॉर्डेड कोर्स से बिल्कुल की जा सकती है, बेहतरीन तरीके से की जा सकती है। फिर इसके अलावा भाई आपको प्रैक्टिस करनी है, रिकॉर्डेड लेक्चर तो रिकॉर्डेड मटेरियल यानी कि सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, प्रैक्टिस कहां से करें? पेपर तो हमारा प्रैक्टिस की बेस पे होता है, तो भाई उसी के साथ आपको मिल जाता है प्रैक्टिस जोन, जिसमें एनईडी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके पास सेग्रीगेटेड कंटेंट है, उसमें चैप्टर टेस्ट भी, उसमें मॉक भी, उसमें ग्रैंड भी है, उसमें पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस वीडियो सॉल्यूशन के साथ है यार, वीडियो सॉल्यूशन के साथ। अब अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें जो है ना वो तुम जो है वो बहुत दूर रहते हो, जो है वो नजदीक, तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं है, एप्लीकेशन का एक्सेस तुम्हें मिल जाता है, सुकून से बैठ के तुम अपनी तैयारी करते हो, बेहतरीन रिजल्ट लेके आते हो। क्या सर ये पॉसिबल है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, बच्चे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं। भाई पॉसिबल है। लास्ट ईयर में 4 पोजीशंस माशाल्लाह से 6 पोजीशंस, आई थिंक टॉप पोजीशन में 6 पोजीशंस जो वो छाजो के स्टूडेंट्स की थी, और फर्स्ट पोजीशन 4 बच्चों की थी, फर्स्ट पोजीशन 4 बच्चों की थी, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 100 होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर हो तो 100 नंबर का स्कोर बनता है ना, 100 स्कोर 100 मार्क्स, तो भाई 97 मार्क्स लेकर आया स्टूडेंट। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है सही रास्ते को इख्तियार करके, मेंटोर्स, टीचर्स की सही गाइडलाइन पर अमल करें और सही वक्त पे अमल करेंगे, लिटरली आपको फायदा होगा, ठीक है भाई। तो मैं इस वीडियो के जरिए से कम से कम ये बात आपको समझा सका हूं कि आपने एनडी यूनिवर्सिटी अगर जाना है तो भाई ये सारी मालूमात आपको होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए सारी बातें, ताकि आप फाइनली अपनी एडमिशन के लिए जरूर परस्यू कर सकें। थैंक यू।